नमस्कार साथियों, प्यारे मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, अभिवादन स्वीकार करिएगा राजस्थान से हिंदी शिक्षक चंद्रभान सिंह हाड़ा का। मैं हाड़ा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आइएगा विवेचना में आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं हिंदी अनिवार्य क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए आरोह पुस्तक से चैप्टर क्रमांक 4। चैप्टर क्रमांक 4 का संबंध हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आधुनिक काल के कवि, नए कविता के कवि और दूसरे सप्तक के प्रमुख कवि रघुवीर सहाय से। तो आइएगा इस सीरीज की या इस श्रृंखला की या इस विमर्श की शुरुआत कुछ उसी तरह से करते हैं जैसे कि हम करते आए हैं। सबसे पहले लेखक या कवि का जीवन परिचय जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरे क्रमांक में हम देखेंगे पाठ से संबंधित सटीक व्याख्याएं और उसके अगले पार्ट में बहुत जल्दी आपके बीच प्रस्तुत किए जाएंगे पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्नोत्तर और क्या लिखना है, कितना लिखना है, कौन सा आंसर उसके संदर्भ में सही होगा। इन सारी बातों को हम क्रमबद्ध तरीके से आपके साथ साझा करेंगे मित्रों। तो आइएगा इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं रघुवीर सहाय के जीवन परिचय से। ये देखिएगा मित्रों, शुरुआत करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट या क्लास है हिंदी अनिवार्य की क्लास 12th, जिनके लिए ये विषय वस्तु प्रस्तुत की जा रही है। पुस्तक है मित्रों आरोह भाग 2, अध्याय है 4, रघुवीर सहाय जिसके प्रसिद्ध लेखक हैं और रघुवीर सहाय जो आधुनिक कवि है हिंदी साहित्य के इतिहास से, उनका काव्यांश संकलित किया गया है और उनके पाठ्यक्रम या उनके लेखन से जो कविता का चयन किया गया है वो कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। अब बात करते हैं रघुवीर सहाय के जीवन व साहित्यिक परिचय की। तो देखिएगा रघुवीर सहाय का जीवन व साहित्यिक परिचय, जैसा कि मैं हर बार बताता आ रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में किसी भी पाठ्य पुस्तक में संकलित किए गए कवि व लेखकों में से किसी एक का आपको जो आपके विकल्प में आएगा लेखक का और कवि का जीवन परिचय लिखना है, प्रस्तुत करना है। तो उस क्वेश्चंस के लिए मैं आपको ये कवि रघुवीर सहाय बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, उनके जीवन व साहित्यिक परिचय की शुरुआत करते हैं और इसको पूर्ण रूप से लिया गया है एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से जो कि आपके सिलेबस में लगाई हुई है। तो आप चाहें तो आपके पाठ्य पुस्तक को खोलकर भी देख सकते हैं। तो देखिएगा कुछ सामान्य जानकारियां हैं जो मैं बता दूं आपको। ये दूसरे सप्तक के कवि हैं रघुवीर सहाय और नई कविता के कवि के रूप में भी रघुवीर सहाय जाने जाते हैं। अब बकौल एनसीईआरटी के शब्दों में, यानी एनसीईआरटी रघुवीर सहाय के बारे में अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 जो अनिवार्य हिंदी के सिलेबस में लगाई गई है, उस पुस्तक में रघुवीर सहाय का किस तरह का जीवन परिचय जिसको कि हम प्रामाणिक मानते हैं प्रस्तुत करती है। तो आइएगा एनसीईआरटी के शब्दों के साथ रघुवीर सहाय की जीवन व साहित्यिक यात्रा का अवगाहन करते हैं। तो आइए, जन्म देखिएगा एनसीईआरटी जो देती है वो है, इनका जन्म सन है 1929 लखनऊ इनका जन्म स्थान है, उत्तर प्रदेश। और इनका जो अंतिम समय का वर्ष होता है वो है 1990, यानी कि ये 1990 में इस धरा को छोड़कर चले जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं एनसीईआरटी जो देती है वो आगे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 में ये अपना स्थान रखते हैं और आरंभिक कविताएं जो इनकी है वो कुछ इस तरह से है। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, आगे आपको ये बहुत अधिक काम आएंगी जानकारियां। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो आप ये देखेंगे कि सारे क्वेश्चंस कवि की रचनाओं से पूछे जाते हैं मित्रों। जैसे कि पूछा जा सकता है सीढ़ियों पर धूप में किसका प्रसिद्ध काव्य संकलन है, तो रघुवीर सहाय का। उनका दूसरा प्रसिद्ध काव्य संकलन आत्महत्या के विरुद्ध बहुत चर्चित है मित्रों, और हंसो हंसो जल्दी हंसो, इस तरह से ये इनके प्रसिद्ध काव्य संकलन है जो एनसीईआरटी देती है। पत्रकारिता में भी इन्होंने बहुत लंबे समय तक कार्य किया, बहुत अधिक इनका अनुभव है, इसलिए जो पाठ है ये पत्रकारिता से संबंधित ही है। पत्रकारिता कहां कहां पर इन्होंने कार्य किया, ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से रघुवीर सहाय संबद्ध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली
पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स और बाद में दिनमान से भी रघुवीर सहाय संबद्ध रहते। तो इस तरह से एक लंबा कार्यकाल वो पत्रकारिता के साथ बिताते हैं, गुजारते हैं और वहां प्राप्त अनुभवों के आधार पर ये जो पाठ है ये पूरी विश्वसनीयता के साथ लिखते हैं। देखिएगा सम्मान, इनको जो प्राप्त सम्मान है साहित्य अकादमी से, ये पुरस्कृत कवि है, साहित्य अकादमी का पुरस्कार इनके प्रसिद्ध काव्य संकलन पर दिया गया है और काव्य संकलन का नाम है लोग भूल गए हैं। बहुत ही चर्चित काव्य संकलन है मित्रों। इस काव्य संग्रह पर उन्हें 1984 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, यह भी आप याद रखिएगा। और निधन इनका सन 1990 दिल्ली में हो जाता है। जैसा कि एनसीईआरटी किसी भी कवि का कवि परिचय प्रस्तुत करती है तो उस कवि से संबंधित उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां, उनकी यादगार पंक्तियां जरूर प्रस्तुत करती है। तो रघुवीर सहाय से भी उनकी चर्चित पंक्तियां वो अपने प्रारंभ में ही दे देती है, जो कि उनका अक्ष बनाती है। देखिएगा उनके साहित्य से चुनी गई चर्चित पंक्तियां जिसको एनसीईआरटी कोट करती है वो कुछ इस तरह से, रघुवीर सहाय की चर्चित पंक्तियां। कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, रघुवीर सहाय कह रहे हैं न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर का एक कायर टूटेगा। बहुत ही चर्चित पंक्तियां, देखिएगा आप कितना भाव गंभीर लिए हुए पंक्ति। और इस तरह से वो चर्चित पंक्तियों के पश्चात फिर साहित्यिक आलोचना की तरफ बढ़ जाती है एनसीईआरटी। अब हम एनसीईआरटी के शब्दों में रघुवीर सहाय का साहित्यिक परिचय का मूल्यांकन देखते हैं मित्रों, किस तरह से साहित्यिक परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है। तो देखिए, रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है। पहली लाइन, समकालीन हिंदी कविता में वो अपना स्थान निर्धारित करते हैं। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलोश भाषा में उन्होंने कविता लिखी। उनकी काव्य की जो भाषा है वो चलती हुई प्रवाहमयी भाषा है, जिसका स्वरूप जो उन्होंने बताया है एनसीईआरटी ने, यहां हम देखते हैं। घर मोहल्लों के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया है। उनके चरित्र जो हैं वो घर मोहल्लों से उठाए गए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध और जनसामान्य के बीच अपनी पेट निर्धारित करने वाले चरित्र हैं। और देखिएगा, हत्या, लूटपाट, आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते हैं, बल्कि आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। जो कि इनका लंबा कार्यकाल पत्रकारिता के साथ गुजरा, उससे जो प्राप्त अनुभव है उसको पूर्ण रूप से इन्होंने साहित्य में उकेर दिया है मित्रों। और जो इन्होंने कई सारे तथ्य जनसामान्य और पत्रकारिता के संबंधों को लेकर अभिव्यक्त किए, वो बहुत ही विश्वसनीय, पढ़नीय, ये पाठ भी उनमें से एक है। ये ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया। देखिए, रोचकता भी उनके लेखन में आपको मिलेगी कहानीपन में, और नाटकीयता यानी दृश्य, जैसे बिंब निर्माण, उनकी कविताएं बिंब निर्माण करते हुए दिखाई देंगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे रंगमंच के ऊपर चित्रपट बदल रहे हैं और अलग अलग भूमिका का निर्वाह करने के लिए पात्र सजीव होकर सहृदय पाठक के आंखों के आगे तैरते हुए, नाचते हुए दिखाई देंगे। और ये उनके काव्य का एक प्रमुख गुण है। जातीय या व्यक्तिक स्मृतियां उनके यहां नहीं के बराबर है। इसलिए
उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हैं। वो इतिहास के मुर्दे उखाड़ने की बातें कम करते हैं। आगे देखिएगा, बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग, बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम हैं, पर ज्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा और बखूबी लिखा। अब ये जो बात है मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है। बातचीत की सहज शैली में कविता को प्रस्तुत करना, ये एक महान लेखक, एक महान कवि, एक दिव्यात्मा, एक प्रबुद्ध जन ही कर सकता है, जो कि रघुवीर सहाय ये योग्यताएं अपने में रखते थे। भाषा को ऐसा साधना जो बहती हुई हो। उन्होंने बातचीत की शैली में, सरल पदावली में अपने मंतव्यों को लिखा और बखूबी लिखा। आप देखिए, विशेषण का प्रयोग कर रही है एनसीईआरटी, बखूबी लिखा, बहुत ही खूबसूरत उम्दा लेवल पर लिखा है। तो ये इस तरह से एनसीईआरटी रघुवीर सहाय का जीवन परिचय मित्रों प्रस्तुत करती है, जो कि 12th के विद्यार्थियों के लिए, हिंदी अनिवार्य के विद्यार्थियों के लिए बहुत कारगर होगा मित्रों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे तौर पर यह पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं हम आपके आरोह पाठ्य पुस्तक में अध्याय 4 में रघुवीर सहाय से जो कविता दी गई है, कैमरे में बंद अपाहिज, वो क्या मूल भाव रखती है, उस मूल भाव का भी मैं इस प्रथम पार्ट में ही आपको कवि परिचय के साथ उसका दिग्दर्शन करा देता हूं। उससे संबंधित जो कथ्य है, उसकी जो संवेदना है, उसका जो मूल भाव है, उससे भी हम परिचय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इसके बिना हम कविता की व्याख्या को आत्मसात नहीं कर पाएंगे। हम उससे संबंधित जो तथ्य हैं उनको अच्छे से देख लेते हैं, ताकि जब हम सेकंड पार्ट उसकी व्याख्याओं से प्रस्तुत करें तो आपको वो सारी बातें आसानी से याद हो। तो देखिएगा, जो कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, उसका मूल भाव किस तरह से दिया हुआ है। देखिए, अत्यंत साधारण, ये सारे जो शब्द हैं ये एनसीईआरटी के हैं मित्रों। एनसीईआरटी किस तरह से उसको एक्सप्लेन कर रही है कविता के मूल भाव को, तो देखिए, अत्यंत साधारण अनायासी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहां प्रस्तुत कविता। और कविताएं मित्रों, कैमरे में बंद अपाहिज, बहुत ही चर्चित कविता है। यह समाज की दारुण विडंबना, दारुण का मतलब समाज में जो कई तरह की विडंबनाएं, विसंगतियां हमें देखने को मिलती है। एक पत्रकार, एक खोजी पत्रकारिता जो उसको अभिव्यक्त करती है, उसका रूप लिए हुए ये कविता है। अब जब आप एग्जाम में यदि मान लो इस पाठ से कोई भी काव्यांश आ जाता है और उसकी व्याख्या आपसे पूछी जाती है, तो जब आप व्याख्या कर रहे होंगे तो आपको संदर्भ जब लिखा जाएगा तो आपको ये जानकारी काम आएगी कि ये जो कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, ये रघुवीर सहाय के जो लोग भूल गए हैं, जो प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, उससे ली गई है। फिर अगला तथ्य मैं आपके बीच रखना चाहूंगा, आप देखिएगा, ये देखिए, इसमें जो बात है वो क्या है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, कैमरे में बंद अपाहिज। तो देखिए, शारीरिक चुनौती को झेलने वाले व्यक्ति से, जो किसी भी तरह के शारीरिक दोष से ग्रस्त हो, डिसेबल हो, ऐसा जो व्यक्ति है, उससे टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। जैसा कि आप देखते हैं आजकल कई टीवी शो पर ऐसे कार्यक्रम चलते हैं मित्रों, जिनमें कोई ना कोई शारीरिक विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति को लाया जाता है और उससे सवाल पर सवाल पूछे जाते हैं, या हम इस पाठ के संदर्भ में कहें तो दागे जाते हैं। और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, यानी कि टीआरपी को बढ़ाने के लिए, उससे
कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, यानी कि आंसर देने वाला वो जो शारीरिक विकलांग आदमी है उससे कैसी भंगिमा, उसका चेहरा कैसा होगा, उसके हाव भाव कैसे होंगे, वो आंसर किस तरीके से दे रहा होगा, है ना, उन अपेक्षा की जाएगी। इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि रघुवीर सहाय ने एक तरह से इस कविता के माध्यम से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया। बहुत महत्वपूर्ण बात है मित्रों, दृश्य संचार माध्यम जिसमें ये टेलीविजन और कैमरे की दुनिया आती है, इस माध्यम से एक मानव समाज का, एक व्यक्ति का संबंध कैसा होना चाहिए, उन संबंधों को खोलती या उनका विश्लेषण करती हुई ये कविता है। और इसमें एक बात दी हुई है कि ये जब विश्लेषण या विवेचन या इस कविता को जब वो लिख रहे होते हैं तो रघुवीर सहाय का मन में जो बात होती है वो इस शब्द से उभर कर आती है कि वो संबंधों में वो क्या देख रहे हैं। रघुवीर सहाय इन संबंधों में पीड़ा का एहसास देखते हैं कि क्यों पीड़ा क्यों है इन संबंधों में। तो आप देखिएगा कारण क्या है पीड़ा होने का, कि जो दृश्य संचार माध्यम है वो और समाज के बीच जो संबंध स्थापित हो रहे हैं उनमें रघुवीर सहाय की ये कविता की बात करें तो उनको पीड़ा का एहसास होता है। कारण किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को, यानी कि उस दृश्य श्रव्य संचार के माध्यम को आधार बनाकर प्रस्तुत करने वाले उस करेक्टर को या सवाल पूछने वाले उस व्यक्ति को जो इंटरव्यू या साक्षात्कार ले रहा है उसको उस पीड़ा के प्रति, उस विकलांग की पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। यदि दृश्य श्रव्य संचार के माध्यम में इस तरह का कोई टेलीकास्ट किया जा रहा हो तो उस व्यक्ति के प्रति जरूर ईमानदारी से संवेदनशील होना चाहिए। पहले उसको फिर प्रयास करना चाहिए कि जो उसका दर्शक वर्ग है, जो उसे देख रहा है, वो भी उसके प्रति संवेदनशील हो। लेकिन अब रघुवीर सहाय क्या करते हैं, जो उनका तजुर्बा है वो कहते हैं इस कविता, लेकिन विडंबना पीड़ा किस बात की है, वो ये है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, यानी कि किसी ऐसे शारीरिक चुनौती का सामना करने वाले व्यक्ति का इंटरव्यू कर रहे होते हैं, साक्षात्कार कर रहे होते हैं या उसकी पीड़ा को उस पर्दे पर एक बड़े दर्शक वर्ग तक प्रस्तुत करना चाह रहे होते हैं, तब कारोबारी दबाव के तहत, क्योंकि यह भी तो एक व्यवसाय है, उस व्यवसाय के दबाव के तहत आपका जो रवैया है, यानी कि वो जो साक्षात्कार ले रहा है या लिवाया जा रहा है, उसका जो रवैया है उसके प्रति, संवेदनशील व्यक्ति के प्रति, उस शारीरिक चुनौती का सामना करने वाले व्यक्ति के प्रति क्या हो जाता है, संवेदनहीन हो जाता है। अब कैसे कहेंगे संवेदनहीन हो जाता है, वो इस कविता में आपको दिखाई देगा। आगे देखिएगा, सहाय रघुवीर सहाय जी की यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है कि ये जो दृश्य श्रव्य माध्यम के जो टेलीकास्ट रूम है, टेलीविजन के अंदर स्टूडियो की जो दुनिया है, क्योंकि उनका लंबा समय इस दुनिया में गुजरा है तो वो इसके अंदर की सच्चाइयों को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ आप टेलीविजन माध्यम से ही जोड़कर देखें। उन्होंने मतलब एनसीईआरटी इस बात को भी करी कि यह केवल वन डायमेंशन कविता नहीं है कि इस तरह से शारीरिक चुनौतियों का सामना करने वाले व्यक्ति के प्रति संवेदनहीन रवैया मात्र इस टेलीविजन स्टूडियो के यहीं या इस क्षेत्र में ही हो रहा है। हर क्षेत्र में इस तरह के दृश्य, संवेदनाहीन दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। वो तो एक
संदर्भ है जो इस कविता के द्वारा रघुवीर सहाय प्रस्तुत कर रहे हैं। पर यह कविता बहुआयामी है, विविधता लिए हुए है, हर क्षेत्रों में अपनी प्रासंगिकता रखती है क्योंकि इसकी डाइवर्सिटी बहुत अधिक है। अपनी व्यंजना में यह कविता अगर अभिधात्मक कहें तो टेलीविजन स्टूडियो की बात है, और अगर यदि इससे निकलने वाली ध्वनियों की बात करें तो हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख दर्द यातना वेदना को बेचना चाहता है। अब वो कोई भी हो, वो चाहे टेलीकास्ट दुनिया से हो या कहीं और हो, किसी भी ऐसे क्षेत्र से हो जो किसी की पीड़ा को बेचना चाहता है, तो ये कविता की ध्वनि उसको भी अपने में समेटते हुए दिखाई देगी। और ये इस कविता की व्यंजना है, ये इस कविता की प्रासंगिकता है। मित्रों, अभिधात्मक तो अर्थ टेलीविजन दुनिया से जुड़े हुए हैं ही सही, पर आप लाक्षणिक और व्यंग्यार्थ भी समझे, जो कि मेन मोटो है आपके लिए ये पाठ आपके सिलेबस में लगाने का। मित्रों, आगे बढ़िएगा। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में देखा जा सकता है। ये आपको प्रेरणा या संदेश कि ये कविता जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्या प्रेरणा मिलेगी, क्या संदेश मिलेगा। तो संदेश ये होगा मित्रों कि यदि ये कविता हम पढ़ते हैं तो हमारे में, यानी कि बच्चों में जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, जो आपके इन संवेदनाओं और भावनाओं के डेवलप होने की अवस्था है, इसमें आप क्या संदेश इस पाठ से प्राप्त करते हैं। तो आप संदेश प्राप्त ये करेंगे कि जो भी शारीरिक चुनौती झेलने वाले लोग हैं, जो आपको आपके गली नुक्कड़ चौराहा गांव समाज मोहल्ले में मिले हैं, उनके प्रति आप एक संवेदनशील नजरिया अपनाएं, न कि संवेदनाहीन हो। ये इसमें से आपको संदेश मिलता है। आप इस रूप में भी इस पाठ को, इस कविता को देख सकते हैं। इसके लिए कवि ने दुर यानी पूर्ण संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। कवि दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम कि भाई एक बंद कमरे में हम इस तरह के शारीरिक चुनौती का सामना करने वाले व्यक्ति को ला रहे हैं, उनसे साक्षात्कार कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि भाई हम इसके प्रति एक अपार बड़े जनसमुदाय की संवेदना जागृत कर सके। किंतु इस उद्देश्य से प्रारंभ हुआ कार्यक्रम अचानक ही क्या बन जाता है, क्रूर बन जाता है। वो भी हम देखेंगे कैसे बन जाता है, रघुवीर साहब खुद बताएंगे। अब आप कविता का प्रतिपाद्य भी देख लें, जो कि अभी हमने मिले जुले रूप में आपके लिए प्रकट कर दिया है कि किसी की पीड़ा का प्रदर्शन करके कोई भी प्रचार माध्यम प्रसार संख्या को बढ़ाने के कदम को अनुचित ठहराता है। यानी आप केवल किसी की पीड़ा का प्रदर्शन अपनी टीआरपी रेट बढ़ाने के लिए करें तो यह गलत है, क्योंकि इसमें तो सीधे सीधे तौर पर आपका उद्देश्य दिखाई दे रहा है क्या, कि मात्र व्यापार, और मात्र व्यापार नहीं होना चाहिए कि किसी की पीड़ा का प्रदर्शन हम हमारे व्यापार के लिए करें। इस तरह के कार्यक्रमों के सोच और स्तर पर भी प्रकाश डाला गया है। कविता में संदेश क्या है मित्रों, तो यह भी देखिएगा आप, कविता हमें क्या संदेश देती है। नीति है कि दीन दुखियों की पीड़ा बेचने की चीज नहीं है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूर संचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया गया है। उनका चरित्र कैसा होना चाहिए, उनके वैल्यू क्या कहते हैं, उन वैल्यूओं को निर्धारित करने वाली यह कविता है। यह कविता मानवीय करुणा तो प्रस्तुत करती ही है, साथ ही इस कविता में उन लोगों की
बनावटी करुणा का वर्णन भी मिलता है, जो दुख दरिद्रता को बेचकर यश प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस तरह से मित्रों, ये जो प्रथम पार्ट हमने आपके लिए प्रस्तुत किया, ये आरोप भाग 2 चैप्टर 4 रघुवीर सहाय के जीवन परिचय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज के मूल संवेदना, लक्ष्य, कथ्य, संवेदना और प्रेरणा से संबंधित था। मित्रों, समय की अधिकता के कारण मैं इस पार्ट को अभी यहीं रोकता हूं। अगले पार्ट में हम रघुवीर सहाय की इस प्रसिद्ध कविता की सटीक व्याख्याओं को लेते हुए आपके बीच बहुत जल्दी आने का प्रयास करेंगे। मित्रों, तब तक के लिए आप इजाजत दें, साथ पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। और अगर यदि आप यहां तक देख रहे हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों तक पहुंचाने में मदद करें। इसी संदेश के साथ जय हिंद, जय भारत।